हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट दुष्यंत सहगल आज फिर लाया हूँ एक नए गेस्ट के साथ एक नया एपिसोड। तो आज आप रेडी हो जाइए नए एपिसोड को देखने के लिए हमारे न्यू गेस्ट के साथ, जिनकी तारीफ में अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो बहुत कम है। उन्हें आपने इतने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, और वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं। लोगों के बहुत चहेते हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका, बहुत सारे फैंस हैं उनके। आप लोग देख चुके हैं उनका सीरियल जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, श्रीमान श्रीमती, आपने वो भी देखा होगा। तो आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो कोई और नहीं, राकेश बेदी सर हैं। राकेश बेदी सर आज हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव होंगे, अपने स्क्रीन शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमें कुछ बातें बताएंगे। जो बातें हमें पता भी होगी, कुछ कुछ नहीं भी पता होगी। तो आज आप लोग तैयार हो जाइए। आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो और कोई नहीं, राकेश बेदी सर हैं। तो आज हमारे साथ रूबरू होंगे, हमारे कुछ क्वेश्चंस के वो जवाब देंगे, हमारे अपनी ज़िंदगी से हमें भी रूबरू करवाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं उनको लाइव देखने के लिए, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को शेयर करने के लिए? तो अभी जल्दी से हम उनके साथ लाइव होने वाले हैं। हाय, आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो और कोई नहीं, राकेश बेदी सर हैं। वो हमारे साथ लाइव होंगे, अपने स्क्रीन को शेयर करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। आपने उन्हें बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा। राकेश बेदी सर एक ऐसा जाना पहचाना नाम है कि जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है और बहुत अच्छी पहचान बनाई है। आप लोगों ने उन्हें अगर बोले तो श्रीमान श्रीमती सीरियल में भी देखा होगा और भी काफ़ी सीरियल्स देख चुके होंगे, आपने मूवीज़ में देखा होगा। बहुत सारे किरदार उन्होंने निभाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं, खबरी लाल बने हैं वो। तो आज हम लोगों के साथ ऑनलाइन होने वाले राकेश बेदी सर। तो हम तैयार होते हैं, जैसे ही वो अभी ऑनलाइन आने वाले हैं हमारे साथ और स्क्रीन शेयर करेंगे और हम उनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आप लोग रेडी है? तो रेडी हो जाइए जल्दी से। धन्यवाद। और जल्दी से सारे के सारे ऑनलाइन आ जाइए। आप हमारे को फॉलो भी कर सकते हैं यूनिबॉक्स प्रोडक्शन के साथ। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे शोज़ करते रहते हैं और भी काम हमारा जिनसे है इसमें आते रहते हैं और नए गेस्ट आएंगे। डेली हमारे साथ एक नए गेस्ट होते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए अब उनका एक्सपीरियंस सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। तो आप रेडी हैं? आई मलिका, प्रकाश डॉट मलिका। आई थिंक टाइम हो गया है। प्रज्ञादीप, वी आर वेटिंग फॉर राकेश बेदी सर। अभी हमारे साथ ऑनलाइन होते ही हम उन्हें स्क्रीन शेयर करेंगे उनके साथ। जब तक अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं हमसे। हाय जितेंद्र। हाँ वरी जितेंद्र, हेलो। ओके, अब आप लोगों को क्लियर आ रही है वॉइस मेरी? आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो और कोई नहीं, राकेश बेदी सर हैं। राकेश बेदी सर आज हमारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाले हैं कि कितना मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में एक अपनी जगह को मेंटेन करना। वो खबरी लाल बन चुके हैं, वो श्रीमान श्रीमती सीरियल में आ चुके हैं, बहुत ही नॉन पर्सनैलिटी हैं, हर कोई जानता है उनको, और बहुत ही अच्छे हास्य कलाकार भी रह चुके हैं वो। तो आज उनके साथ हम स्क्रीन शेयर करेंगे, उनकी ज़िंदगी से रूबरू होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए आज उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए।
तो अभी हमारे साथ ऑनलाइन होने वाले हैं, स्क्रीन शेयर करने वाले हैं राकेश बेदी सर। शाइन राकेश सर अभी कहीं आ रहे होंगे, नेटवर्क में होंगे, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। हाउ आर यू गाइस? आप लोगों को आवाज कम आ रही है मेरी, अब ओके? आप लोगों को क्लियर सुन रहे हैं मेरे? मैं राकेश सर से भी पूछ लेते हैं। हेलो गाइस, राकेश सर अभी ऑनलाइन होने वाले हैं। राकेश बेदी सर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत अच्छी नॉन पर्सनैलिटी है वो, और बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती है वो। उनके बारे में आज उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा श्रीमान श्रीमती सीरियल में भी थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हाय अनादि जोशी, हाउ आर यू? हाय शिखा। हमारे साथ आज जो जुड़ने वाले हैं वो और कोई नहीं, राकेश बेदी सर है। बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती है, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा उन्हें। उन्होंने ये लाइव आ चुके हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं राकेश बेदी सर, वो अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस। हेलो सर। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया। सर कुछ अपनी जिंदगी, आप कुछ बोलना चाहते हो फैंस को, अपने या दर्शक को, तो आप बोल सकते हैं। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आजकल हालात बड़े खराब हैं पूरे देश के ऊपर और यही है कि सब लोग घर में बंद हैं और सबको जो है वो एक खुजली तो हो ही रही है बाहर जाने की, निकलने की, लेकिन उस खुजली को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार रोज नए नए निर्देश दे रही है कि घर पे रहिए। तो हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि हमें भी ऐसा वक्त देखने को मिलेगा, वरना हम तो सिर्फ पढ़ते थे कि जी 1927 में फलाना प्लेग आया था, 1830 में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा होगा भी नेवर कुड मेक आउट, नेवर कुड गेट, कि हम सब अपने अपने घरों में कैद हो जाएंगे, वो भी इतने मॉडर्न जमाने में जब इतनी हर तरह की दवाई मौजूद है, उसके बावजूद भी। बट एनीवे, दे आर डिफिकल्ट टाइम्स एंड वी हैव टू फेस इट। ओके, तो ये समय भी कट जाएगा और हम लोग जल्दी से सारे ये समय को काट के हम एक अपने काम में दोबारा जा सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस हमारे देश से जाए, ताकि हम लोग आगे। मैंने आज कुछ शेयर किया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। कि जब मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 21 दिन का लॉकडाउन है, तो पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई थी, हमारे इंडिया देशवासियों की, भारत की, कि अरे बाप रे 21 दिन का लॉकडाउन, कैसे काटेंगे ये दिन, क्या होगा हमारा, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, दिन कैसे कटेंगे। लेकिन देखिए 15-20 दिन कट गए, 15 दिन कट गए, एक हफ्ता रह गया खाली 21 दिन से। तो इस बात पे मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि गालिब का एक शेर है कि ए उम्र तेरी फुर्सत के मुकाबिल हम बर्क को पाबाहिना बांधते हैं। बर्क बोलते हैं लाइटनिंग को, जो आसमान से बिजली गिरती है ना, इसको लाइटनिंग को बर्क बोलते हैं। तो बोलते हैं उम्र तेरे सामने जो लाइटनिंग है ना, वो पैरों में मेहंदी लगा के बैठी, उसकी स्पीड कुछ नहीं है जिस स्पीड से तू चलती है। तो लाइफ की स्पीड बहुत ज्यादा है। देखिए 15 दिन यूं निकल गए यूं, और बाकी भी यूं निकल जाएंगे। तो जल्दी ये भी समय निकल जाएगा, कोई इतनी बढ़िया इश्यू नहीं है। और ये जो निकल गया है, इसके हम कोशिश भी ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी और भी अच्छे तरीके से ये हम कवर करें।
और हाँ अब ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ, अब क्योंकि ये है कि अगर ये समय निकल गया, ऐसा ना हो कि इसके बाद और समय निकालना पड़े जब तक ये कोरोना ठीक नहीं होता। ये एक हमें इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा, पूरी दुनिया को ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे इसमें से हमेशा के लिए बाहर निकले, नॉट टेम्पररीली बट परमानेंटली। तो बहुत जल्दी निकलेंगे। और बाकी सर, आज आपकी जिंदगी से हम रूबरू होते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, और जी उम्मीद करते हैं कि हमें आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़ के। हाँ, सर बस मेरा अच्छा सबसे, तो हाँ बोलिए जी, बोलिए। आप कुछ बोलिए, बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, सवाल अच्छा तो लग रहा है, हाँ तो जी, बोलिए आप क्या पूछ रहे हैं। ओके। सर, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन कलाकार हैं, और थैंक यू। इस इंडस्ट्री में आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे थे, और आपका पहले से ही प्लान था कि मुझे एक्टर ही बनना है, या और कुछ? अब देखिए क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका जिनका ऑल्टरनेट नहीं होता। और वो चीजें ऐसी होती हैं जैसे जो आपके जो पैशन होते हैं ना, अगर एक आदमी एक पेंटर बनना चाहता है या एक डांसर बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है, फिर वो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। अगर वो ऑप्शन दूसरा रखता है तो फिर उस पैशन को 100% फॉलो नहीं कर पाता है। तो सोचा तो यही था कि एक्टर बनना है, और वही हुआ। और आया कैसे, मतलब वो ये है कि मैं थिएटर दिल्ली में करता था, अभी भी थिएटर करता हूँ, पहले भी करता था। और फिर मैंने FTII फिल्म इंस्टीट्यूट जो पूना में है वो ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मैं आ गया और यहाँ काम करने लगा। ओके। आपकी जो पहली मूवी थी, हमारे तुम्हारे, वो काफी अच्छी मूवी गई थी, और उसमें एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा था। तो आप मुझे बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा था उसमें, और क्या, कैसे मिली आपको? देखिए उसमें वो मेरी पहली फिल्म रिलीज थी, लेकिन पहली मिली नहीं थी। मिली थी मुझे पहले GP सिप्पी साहब की एहसास। और हमारे तुम्हारे में संजीव कुमार थे, और मैंने उनके बेटे की भूमिका की थी। और एक बड़ा शैतान सा बेटा है, बड़े मेरे एक दो गाने भी थे जो बड़े नॉटी गाने थे कि मैं अपने माँ बाप को तंग कर रहा हूँ उनके, क्योंकि मेरे फादर जो है संजीव कुमार, वो दोबारा शादी करते हैं, तो उनके हनीमून में दखल मतलब मैं हम देते हैं तो गाना वाना गा के। ये एक अच्छा बड़ा मजेदार उसमें एक रोल था, इंटरेस्टिंग कॉमिक रोल था। और फिल्म अच्छी चली भी, अच्छी थी, ठीक, क्वाइट अप्रिशिएटेड थी। लेकिन पहली फिल्म मिली थी मुझे एहसास, जो GP सिप्पी साहब जिन्होंने शोले बनाई थी। हाँ जी। उसके बाद शोले के बाद उनकी ये पहली फिल्म आने वाली थी, तो उन्होंने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में ही सिलेक्ट कर लिया था। ओके। मतलब अपने फिल्म इंस्टीट्यूट में अपने कॉन्वोकेशन पे मैं खुद ही परफॉर्म कर रहा था। मतलब ये सोचिए कि मुझे डिप्लोमा मिलने वाला है कॉन्वोकेशन पे, और मैं वहाँ परफॉर्मेंस भी दे रहा था। तो वो परफॉर्मेंस GP सिप्पी साहब ने देखी, और मुझे बाद में बोला कि तुम मुझे आके मिलो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। तो वहां से फिर शुरुआत हुई। ओके। हम्म। बेसिकली अभी जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो इतने सारे स्कोप नहीं होते थे। जैसे आजकल रियलिटी शोज हो गए, काफी कुछ आ गया है। इसके बाद बहुत इजीली आजकल काम मिल जाता है। उस टाइम के एक्सपीरियंस में, अभी आदि रानी सर भी आए थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि आपको पहले एक स्पॉट बॉय से मिलना पड़ता था, उसके बाद आगे आप किसी डायरेक्टर से मिल पाते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर से, तो ऐसा ही होता था? देखिए उस समय एक ही मीडियम था, फिल्म। हाँ जी। और फिल्म की प्रमोशन के लिए सिर्फ दो मीडियम थे। एक था रेडियो, कि जहां पर आपके गाने बजे फिल्म के, और रेडियो में हाँ भी जी। क्या, विविध भारती या एक और ऐसा, तो FM तो था ही नहीं। FM नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ AM था। और दूसरा था कि आपके बैनर लग जाए, पोस्टर लग जाए पूरे शहर में। यही एक दो मीडियम थे। और आपको काम करने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, वो थी सिनेमा फिल्म्स। तो उसमें और जब मैं आया था तो उस समय जो जमाना था, वो जमाना था एक फॉर्मूला फिल्मों का। फॉर्मूला फिल्म समझते हैं, मतलब जिसमें हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, एक हीरो का बाप है, हीरो की माँ है, हीरो की बहन भी है जिसका रेप होने वाला है, और विलन हाँ, उसको फिक्स रेप होता करेगा, था। है ना। और इन सबके बीच में एक कॉमेडियन भी है तो तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे फिल्मों में घुसना है तो घुसने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट खाली है। वो है कि मैं थोड़ी कॉमेडी करूं, उसके जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि हीरो तो मुझे कोई लेता नहीं था, एक्सेप्ट चश्मे बदूर आई तो थोड़ा सा वक्त हल्का सा बदला। लेकिन उसके पहले मुझे कोई हीरो ने, मतलब चांस ही नहीं था हीरो का। हीरो हीरो की एक
5 फुट 10 11 इंच की बॉडी होनी चाहिए, अच्छी हाइट बॉडी होनी चाहिए, फेस बड़ा कमाल का होना चाहिए, फिर फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब आना चाहिए। तो ये सब थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं अंदर घुसा और घुस के थोड़ी सी अपना पहले पहले होता ना कि पहले थोड़ा हाथ घुसाया दरवाजे में, फिर पाँव घुसाया, फिर मुंडी घुसाई, थोड़ा खुद भी आगे बढ़ के घुस गया, तो ऐसे करके जगह बनाई। ओके। आपकी जो सी मूवी आई थी चश्मे बदूर, उसमें आपको बहुत अच्छा सराहाया गया था और बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिला था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? तो ये चश्मे बदूर एक आइकॉनिक फिल्म है। मतलब आज भी आप ये समझिए कि मुझे हर रोज के 10-15 मैसेजेस, 8-10 लोग, मतलब रोज ही ऐसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज ऐसा आता है कि साहब हमने आपकी टूर पता नहीं कितनी बार देखी, किसी ने 50 बार देखी है, किसी ने 60 बार देखी है, किसी ने, और बार बार लगातार लोग देखते हैं उसको, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो हर आदमी को उसके जवानी के दिन, हॉस्टल के दिन, उसकी बदमाशियों के दिन याद दिलाती है इन अ वेरी स्वीट वे। तो एक बड़ी आइकॉनिक, बहुत मजा आया था उस फिल्म में काम करने में, और मजा इसलिए भी आया था कि एक तो स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी थी, मेरा रोल बड़ा अच्छा था, और दूसरा मेरे जो को स्टार थे फारूक शेख, वो बड़े परम मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे, इप्टा के साथी थे, इप्टा में हम साथ में थिएटर भी यहाँ पर में थे, तो यहाँ से एक दोस्ती थी हमारी पहले से ही, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। ओके। और आप फिर एक शूटिंग उसकी अच्छे, दिल्ली में थी, हाँ शूटिंग जी, दिल्ली में दिल्ली थी, में क्योंकि शूटिंग मैं थी। दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मुझे मेरे लिए हाँ, और भी मजेदार था वो। हाँ। और आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आपको देखा है कि आप कोई भी रोल करते हैं ना, तो उसमें एक तरीके से डूब जाते हैं। तो उस रोल को करने के लिए, उसमें डूबने के लिए आपने कहीं पे कोई एक्टिंग क्लासेस भी ली है, या आपने और कुछ सीखा भी है? नहीं, मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से मैंने हाँ जी। कोर्स किया था, रोशन तनेजा साहब जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के गुरु हैं, मैंने भी उनसे सीखा, तालीम हासिल की, और बहुत ही अच्छे टीचर थे। अच्छे क्या, मतलब मैं कहूंगा कि वो एक एक प्राइमरी टीचर हैं, प्रीमियम टीचर हैं, जो कि जिन्होंने सबसे पहले हमारे देश में ये साबित किया कि साहब एक्टिंग भी सिखाई जा सकती है, उसका एक तरीका है। जो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं थिएटर दिल्ली में करता था, मुझे लगता था कि मुझे क्या सिखाएंगे एक्टिंग, मैं तो थिएटर करता हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब मैंने क्लासेस शुरू की, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सब कुछ एक नए सिरे से सीखना पड़ेगा अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो। ओके। हमने जितना सर के बारे में सुना है उनके, तो हमें ये भी पता चला कि वो एकदम ऐसे सिखाते थे कि अगर एक पेन पड़ा है तो उसे किस तरीके से उठाया जाएगा, कैसे किया जाएगा। वो आपके साथ ऐसे कुछ वाक्य भी हुआ था, तो बताएंगे प्लीज? हाँ, मैंने कहीं जिक्र किया था इस बात का कि देखिए, वो एक एक बड़ी छोटी सी बात है कि अगर आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और वहां पर एक पेन पड़ा हुआ है, तो आपसे कहा जाए कि भी पेन उठा के जेब में डालो, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको हर चीज की बैकग्राउंड में जाना पड़ता है ना। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये पेन किसका है। अगर मेरा ही है तो मैं बड़ा बेबाक होकर उठा के जेब में डालूंगा, मेरा पेन है भाई, मैं कमा। लेकिन अगर ये पेन किसी और का है और मैं उसको जेब में डाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ वहां देखना पड़ेगा कि भाई ये मैं चोरी कर रहा हूँ पेन, तो ये किसी और का है, मैं जेब में डाल रहा हूँ। और सपोज वो पेन बहुत ही महंगा पेन है, वो बहुत ज्यादा महंगा है, उसमें एक हल्का सा डायमंड भी लगा हुआ आगे पीछे कहीं, तो फिर उसको उठाने का तरीका मेरा और भी अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ही बेकार सा पेन है, मुझे उठा के, 2 रुपए का पेन है, उठा के उसको साइन करके फेंक देना है, तो मेरा उठाने का तरीका अलग होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इट इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि हर चीज से पहले आपको हर चीज की बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, तब जाके वो काम मुकम्मल होता है। अगर आप किसी चीज की बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तो हर बात सरफेस पे ही रह जाती है। सर, मैंने जितना सुना है और देखा है, इस इंडस्ट्री में अगर कोई ये सोचता है कि मैं कॉमेडी एक्टर बन जाऊं या मैं हास्य कलाकार बन जाऊं, तो उसे औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, औरों से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा होता था डेफिनेटली, क्योंकि उस समय क्या होता था कि देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि फॉर्मूला फिल्मों का जमाना था। अब फॉर्मूला फिल्म की कहानी कैसे सुनाई जाती थी आपको मालूम है? उस जमाने में फिल्म की कहानी सुनाते थे कि साहब, फिल्म की कहानी ये है, इसमें 4 फाइट्स हैं, 6 गाने हैं, 2 चेज हैं, एक रेप है,
एक पुलिस सीन है और 4 कॉमेडी के सीन। ये फिल्म की कहानी है। ओके। तो ये फिल्म की कहानी में अब इसमें देखिए मैं कहाँ फिट बैठता हूँ। तो होता क्या था कि आपने रोमांटिक सीन भी लिख लिए, गाने, जो लिरिसिस्ट है, गीतकार है, उन्होंने गाने लिखे, म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको कंपोज कर दिया, डांस मास्टर ने उनको पिक्चराइज कर दिया, फाइट मास्टर ने फाइट पिक्चराइज कर दी, आपने छोटे मोटे कुछ रोमांटिक सीन पिक्चराइज कर लिए डायरेक्टर ने। लेकिन जब कॉमेडी सीन की बारी आती थी तो सारा का सारा भार कॉमेडियन पे डाल दिया जाता था कि भैया आप कुछ इसमें अपना ऐड करो, कुछ लिखो, कुछ इसमें कोई ऐसी चीज डालो जो एक नई हो, एक नई बात बनकर आए। तो ऐसे बहुत सारी फिल्मों में ऐसा करना पड़ता था कि सीन तो लिखे हुए हैं लेकिन कॉमेडियन को जो है अगर कुछ कॉमिक कुछ करना है तो उसको अपना कुछ कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही करना पड़ता था। अभी अगर हम बात करें तो आपने कुछ ऐसे सीरियल्स दिए जो कॉमेडी सीरियल्स थे, श्रीमान श्रीमती आया, यस बॉस आया, तो उसने एक तरीके से टेलीविजन का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था और उसे करने में आपको क्या क्या कठिनाइयां हुई और क्या चीजें आपको करना पड़ा? देखिए सबसे पहला जो सीरियल मुझे ऑफर हुआ था, जो पहला सीरियल था भी हमारे देश का, वन ऑफ द फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, वो था ये जो है जिंदगी। मतलब ये पहले इंडिया के 3-4 सीरियल में से उसका नाम आता है और कॉमेडी में तो खासकर पहला ही है। तो जब मुझे वो ऑफर हुआ तो मुझे 1 महीना लगा ये तय करने में कि मैं टेलीविजन करूं या ना करूं, क्योंकि उस जमाने में टेलीविजन को सिनेमा का छोटा और सौतेला भाई माना कि अगर आप टेलीविजन पे अगर आप दिखाई देंगे तो आपको फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। क्योंकि टेलीविजन की वैल्यू कुछ थी ही नहीं। लेकिन जो लोग ये बना रहे थे सीरियल, ये जो है जिंदगी, वो मेरे साथी थे फिल्म इंस्टीट्यूट के। डायरेक्टर मंजुल सिन्हा थे, डायरेक्टर कुंदन शाह थे, रमन कुमार थे। तो हमने मीटिंग की, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई देखो टेलीविजन एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है हमारे देश में, और बल्कि बाहर के देशों में तो है ही। ये तो मैंने पढ़ा ही था कि इन द वेस्ट टीवी स्टार्स आर मच बिगर देन द फिल्म। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने काफी मुशक्कत के बाद, मेहनत के बाद ये सोचा कि हाँ नहीं यार करना ही चाहिए। जब मैंने किया, और जब मैंने किया तो उसका 2-3 हफ्ते के बाद ही मुझे उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। लोगों ने बहुत ज्यादा पहचानना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया वो सीरियल। और उन सीरियल से आपके इतने फैन बने कि उस टाइम के फैन आज तक आपके चलते होंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको आज भी उसी किरदारों के नाम से बुलाया जाता हो इंडस्ट्री में? देखिए ये एक उस समय जब सीरियल चल रहा था तब तो मुझे बहुत लोग राजा बुलाते थे, ये जो है जिंदगी में राजा बुलाते थे। अब आजकल फिर वो शुरू हो गया है, श्रीमान श्रीमती आज फिर से आ गया है दूरदर्शन पे इस जमाने में। तो उसमें मेरा नाम दिल रुबा था, तो बच्चा था और दिल रुबा को दिल बुरा बोलता था। तो ये ऐसा भी कुछ लोग बोलते थे, बट इट्स ओके, बिकॉज वो एक वक्ती बात होती है। जब सीरियल चल रहा होता है तब लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं और आपको उस नाम से आपको जोड़ते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ देर के लिए होता है। बाकी फिर अल्टीमेटली तो आपका अगर अपना नाम बनाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया है, तो ऐसा नहीं कि मुझे एक ही नाम का मैं मोहताज हूँ और एक ही सीरियल का मोहताज हूँ। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारा काम है, तो लोग अलग अलग तरह से पहचानते हैं। आपने हर तरीके का इसके अलावा किरदार जो किया ज्यादा है। मैंने एक, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सर? कुछ कह रहे थे आप? है जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैं कह रहा था कि इन सब के बावजूद, ये सब हजारों एपिसोड किए होंगे मैंने टेलीविजन के, हजारों किए होंगे और सैकड़ों फिल्में की होंगी, इन सब के बावजूद भी मैंने थिएटर कभी नहीं छोड़ा। हाँ जी। मैं एक इप्टा के साथ जुड़ा रहा, इप्टा के साथ बहुत थिएटर किया, अभी भी करता हूँ, और फिर उसके इप्टा के बाहर भी किया। बहुत सारे प्लेस लिखे भी मैंने, लिखे भी, डायरेक्ट भी किए, जिनमें से एक मेरा प्ले है मेरा वो मतलब नहीं था, जो अनुपम खेर का और मैं, हम 3 लोग हैं उसके अंदर, वो मैंने लिखा और डायरेक्ट किया। मेरे एक प्ले है मेरा शिमला कॉफी हाउस, जो लिखा और डायरेक्ट किया। उसके बाद एक प्ले और लिखा डायरेक्ट किया, वो था जब भी सेपरेटेड, जो डाइवोर्स के ऊपर लिखा मैंने। फिर एक और मैंने कॉमेडी प्ले लिखा अभी वो हाल ही में लिखा, उसके शोज अभी थे लेकिन ये सब बंद हो गए बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। हाँ जी, वो था, है जी,
लॉकडाउन की वजह से काफी बंद हुआ है, काफी हाँ शोज काफी बंद साल हुए है। हैं। जी जी, तो वो भी हाँ जी। एक अच्छा प्ले है जी। इवन अभी सुरेंद्र पाल सर से भी बात हुई कि वो भी संडे को हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं, और हम्म। वो भी बता रहे थे कि उनके भी थिएटर्स वगैरह बंद हुए हैं। जी सर लेकिन ठीक इसके है, अब बाद, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद आपने हर तरीके का रोल किया है। अगर हम बात करें कॉमेडी से, कॉमेडी रोल भी किया है आपने, सीरियस रोल भी किया है, आप खबरी लाल का रोल भी किया है आपने। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन होता है? कि अगर आपसे बात करी जाए कि अगर आप बनना चाहें या आप करना चाहें तो आपको किस तरीके के रोल सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? देखिए ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, हाँ ये जी। सवाल तकरीबन हर जर्नलिस्ट करता है, तकरीबन। पहले तो बहुत करते थे, आजकल थोड़ा कम करते हैं, लेकिन इस सवाल के कोई मायने नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस वक्त जो रोल कर रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट रोल है। इस वक्त जो मैं आपके सामने ये जो बैठ बैठ के बात कर रहा हूँ, ये मेरा बेस्ट रोल है। यू नो ओके। मतलब ये हुआ कि मैं मुझे अगर वैसा रोल दो तो मैं कमाल कर दूंगा, मैं छा जाऊंगा, फाड़ के रख दूंगा। लेकिन ये रोल मैं ठीक नहीं कर सकता यार, क्योंकि मैं वो रोल आएगा तो मैं करूंगा, वो रोल नहीं आया तो यू नो तो नहीं, फिर अब भी उसको एक होता है ना कि अपना फेवरेट रोल, जैसे खबरी लाल में आप एकदम सीरियस करेक्टर आपने दिखाया है अपना, तो नहीं ऐसे मैं में। नहीं नहीं, मेरा मेरा हर रोल फेवरेट है। मैं जिस समय जो रोल कर रहा होता हूँ, मेरा उस समय उतनी देर के लिए वो रोल फेवरेट हो जाता है। मैं अपनी पूरी जी जान, पूरी कंसंट्रेशन कोशिश करता हूँ उसमें लगाऊं, जो मुझे आता है मेरा। ओके। अगर हम आपकी बात करें तो आप एक बहुत अच्छे शायर भी है। और तो शायरी आपका एक एक कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, तो वो शायरी के बारे में आप कुछ बताएं कि ये कैसे आपका शुरू हुआ, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपका? देखिए शायरी का सिलसिला शुरू तो यूं हुआ कि मेरे फादर जो हैं वो गालिब के बहुत बड़े फैन रहे, और गालिब को मैं बहुत पढ़ा भी। तो मेरा जितना बचपन था, मेरा जो ग्रोइंग अप था, तो मेरे फादर मुझे तकरीबन हर दूसरे दिन हर बात पे गालिब का एक शेर सुना दिया करते। तो मुझे शुरू शुरू में तो बड़ा खराब लगता था कि यार मेरे डैडी क्या कर रहे हैं, बात बात में शेर सुनाते हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मैच्योरिटी मेरे अंदर आई, तो मेरे मन में सवाल उठे कि ये शेर क्यों सुनाते हैं और हर बात पे अलग शेर क्यों होता है। तो मैंने उन शेरों को थोड़ा सा गालिब को पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आर्ट है। जो वहां से थोड़ा थोड़ा शौक मेरे अंदर पैदा हुआ लिखने का। तो ऐसा कुछ खास बहुत अच्छा नहीं लिखता हूँ, लेकिन ऐसे ही कलम चला लेता ओके। आपका फेवरेट शेर, कुछ पंक्ति आप करना चाहें? हूँ। चलिए एक ये सुनाता हूँ आपको। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी। तो तो बहुत ऐसे अच्छे मतलब आप शायर भी, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, आप अच्छे लेखक भी हैं, आपने बहुत सारी मूवीज कर रखी है, इतने आपके फैंस हैं, तो आपको फैंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपके फैंस जो हैं बहुत टाइम पुराने भी हैं, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल भी करना पड़ता है आप लोगों को? तो ये जो फैंस मैं है ये सच कहूं, बरकरार है? नहीं नहीं, मैं आपसे सच कहता हूँ हाथ जोड़ के मैं अपने फैंस को, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनाड़ी हूँ। देखिए क्या है, जो आज की जनरेशन है ना, वो कंप्यूटर के साथ पैदा हुई है। जो आज के जो लड़के, जो नए एक्टर्स हैं, हम लोग थोड़ा सा जैसे अभी आपने देखा ही, जब मैंने आपके साथ ये चैट शुरू की, तो मुझे अपनी बेटी की बहुत हेल्प लेनी पड़ी कि मैं कैसे इसको ऑन करूं, कैसे ऑनलाइन जाऊं, क्या करूं। आपने देखा ही, थोड़ा लेट भी हो गया इस चक्कर में। तो मैं अपने फैंस, मतलब मैं मैसेज भेजता रहता हूँ उनको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, जो भी मेरे मन में आता है कुछ कह देता हूँ। लेकिन ऐसी कोई बहुत ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर पाता कि मैं अपने फैंस को बहुत ज्यादा मेंटेन करूं। लेकिन मैं अपने फैंस का फिर भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इसके बावजूद भी उनकी तरफ से मेरे साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा रहता है।
because I think they love and adore me in their own way. तो उनकी तरफ से जो है वो एफर्ट ज्यादा रहता है मेरे फैन की तरफ से, मेरी तरफ से रहता है लेकिन इतना नहीं रह पाता कि मैं हर रोज हर समय अपने फैंस को ट्रैक करूं और उनको कुछ ना कुछ उनके लिए करूं। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं अपने फैंस से। सर आपके जो फैंस हैं, जो अभी फैन हैं, जो पहले फैंस हैं, वो ऑलरेडी फैन रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे आपके फैंस, क्योंकि हम आई होप स्क्रीन सो। पे भी देख रहे हैं तो जितना लोगों को अभी तक याद है आपके पहले कैरेक्टर से लेकर आज तक, तो उसका भी इफेक्ट्स तो है, तो इसलिए जी फैंस तो आपके बरकरार रहेंगे ही रहेंगे। जी सर आई इसके होप बाद सो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था मेरा कि एक कॉमेडी रोल करने वाला है, एक कलाकार जो सा होते हैं हास्य कलाकार टाइप के, आपने जो ऐसे रोल किए हैं, जिंदगी में लाइफ भी वैसी स्मूथ होती है, या जिंदगी के हाथ से कई बार ऐसा भी होता है कि हमने काम तो कॉमेडी रोल करना है लेकिन पीछे कई दर्द भी हम छुपा के बैठे होते हैं, तो ऐसा भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में? देखिए मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। ये जो एक एक कहावत है ना कि जो आदमी कॉमेडी करता है उसके दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है, ऐसे ये सिर्फ ऐसा एक, नहीं। हाँ, ये किताबी बातें हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। जैसे सबके दर्द होते हैं मेरे भी दर्द हैं, जैसे सबके साथ खुशी और गम आते हैं जिंदगी में मेरे साथ भी आते हैं, लेकिन मेरे में क्योंकि क्योंकि मैं एक कॉमेडी का, मुझे एक कहिए कि अगर इन वेरी कोलोकियल लैंग्वेज एक कीड़ा है या एक शौक है उसकी वजह से वो मेरे को एक एडवांटेज हो जाता है। एडवांटेज ये होता है कि मैं हर चीज में थोड़ा ह्यूमर ढूंढ लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अगर गलत बात या कोई गम, कोई दुख बहुत देर आए मेरे ऊपर, तो मैं बहुत देर तक उनके साथ चिपक के नहीं रहता। मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ कि उसमें से बाहर आने की, मतलब मेरा रिवर्स गियर इमीडिएटली लग जाता है कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं यार, चलो ये तो हो गया, जो ये दुख होना था ये हो गया, अब इसमें से निकले कैसे। तो मेरा मतलब मेरा एफर्ट ये होता है कि मैं दुख के साथ ना रहूं और मेरा दिमाग चलता है कि मैं इसमें से निकलूं कैसे, और वो भी हंसते खेलते, कोशिश ये होती है। ओके सर, कोई ऐसी मूवी जो आपके बहुत दिल के करीब हो और बहुत एक्सपीरियंस उसका शेयर करना चाहें आप? ये ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। मैंने चश्मे बदूर है, एक दूजे के लिए बड़ी कमाल की फिल्म थी मेरी, उसमें बड़ा अच्छा रोल था। फिर मैंने, आपने तिरंगा का जिक्र किया तो मैंने राजकुमार साहब के साथ ही 3-4 फिल्में की, तिरंगा भी की उनके साथ। मैंने एक फिल्म थी मेरी, बहुत अच्छी फिल्म थी उनके साथ, जो बहुत बहुत तो नहीं चली लेकिन बहुत मेरे बहुत दिल के करीब है, वो थी पुलिस पब्लिक, जिसमें जो एक मर्डर मिस्ट्री थी, तो उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। और तो ये एक, मतलब काफी लोगों के साथ काम किया, राज साहब के साथ काम किया, देव साहब के साथ मैंने 2-3 फिल्में की, 3-4 फिल्में की उनके साथ, वो भी एक यादगार है। देखिए अपने आप में एक, अब जैसे देव साहब के साथ बड़ा कमाल का इंसिडेंट आपको बताता हूँ मैं, जो आजकल की डेट में पॉसिबल नहीं है। मैंने उनके साथ एक फिल्म की और पता नहीं कितने में की थी, मुझे याद नहीं है अमाउंट, बहुत पुरानी बात है। तो उस जमाने में क्या होता था कि आपकी जो पेमेंट थी ना, उसका एक हिस्सा डबिंग तक बच जाता था कि आप डबिंग जब करेंगे तब वो पेमेंट मिलेगी, यू नो। तो एक्टर क्या करते थे उस जमाने में कि डबिंग करते नहीं थे, भाई पहले पेमेंट दे दो फिर डबिंग करेंगे, डबिंग अगर हो गई तो फिर पेमेंट गायब। क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे भी होते थे कि जो डबिंग करा लेते थे और पैसे नहीं देते। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है, यू नो, कई बार मेरे पैसे खाए गए हैं। तो देव साहब की फिल्म थी, तो फिल्म खत्म हो गई और डबिंग के लिए मुझे ऑफिस से फोन आया उनके, तो मेरे पैसे बाकी थे। मैंने कहा यार पैसे दो, डबिंग करता हूँ। अब उनके फोन बार बार आए और मैं बार बार टालू, फिर बार बार आए और मैं बार बार टालू, यू नो। तो एक दिन फोन आया, मैंने उठाया और देव साहब खुद लाइन पे, राकेश। मैंने यस सर। देव हियर। मैंने कहा जी सर। ऑफिस आजा 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 आजा, ऑफिस आजा। तो मैं गया ऑफिस, तो बड़ा सा ऑफिस था उनका खार में। तो मैं गया, तो क्या राकेश डबिंग कर दे। मैंने कहा सर कर दूंगा। अभी पैसे नहीं है, तू कर दे, कर दे, करेगा। मैंने कहा सर आपने कहा तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने डबिंग कर दी। और मुझे लगा यार कितने बड़े आदमी है देव साहब, कितने, मतलब मेरा ये सौभाग्य कि मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ।
तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, थोड़े से पैसे कोई बात नहीं, नहीं भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिल्म लग गई, फिल्म बहुत चली भी नहीं। फिल्म का नाम था आनंद और आनंद, और फिल्म चली भी नहीं खास। तो उसके 6 महीने के बाद एक दिन फिर फोन आया, और बिलीव कीजिए देव साहब के ऑफिस से फोन आया, लेकिन किसी ऑफिस के आदमी का फोन नहीं था। फोन उठाया तो देव साहब खुद थे लाइन पर, देवानंद साहब। राकेश, मैंने कहा आ जा, तेरे पैसे रेडी, आगे चेक ले जा। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार मुझे तो उम्मीद नहीं थी ये पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो इस तरह से आपको ट्रीट करते थे, और आप तो ऐसे रहे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे। अगर हम बात करें, आपने बहुत ही ऐसे कलाकार के साथ काम किया है, जैसे भी आपने देव सर बोला है, इसके बाद राजकुमार सर बताए, तो काफी ऐसे कलाकार के साथ आप काम कर चुके हैं जिन्होंने उस टाइम पे भी बात करी जाए तो आज के टाइम में भी कई थे, गोविंदा थे और भी थे, आपने उनके साथ भी काम किया, जो दिलों में छाए हुए थे। उनके साथ रहते रहते भी आपने अपनी जनता को बरकरार रखा, और आपका एक करेक्टर हमेशा, जैसे तिरंगा में भी अगर खबरी लाल बोला जाए तो खबरी लाल आज भी पता है लोगों को खबरी लाल क्या। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसे कैसे मेंटेन किया आपने? क्या चीज? मतलब अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, जहां पर सबके बेसिकली ये होता है आज के टाइम में, तो मूवीज जितनी भी आती है कि अगर मूवी में एक मेन कैरेक्टर है टाइगर श्रॉफ पर, तो बाकी सबको भूल जाते हैं लोग, और किसी का ध्यान नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे आपने कई मूवीज ऐसे ही करी कि जिसमें जो मेन कैरेक्टर थे, जो मेन लीड्स में थे, उनके अलावा भी आप अगर हो तो आपको याद सबने रखा, और आपको बहुत अच्छी वो मिला है, आपको देखिए अलग इसका प्रोत्साहन मिला है। तो ये इसका कैसे सिर्फ मेंटेन किया आपने? इसका सिर्फ एक ही, पता नहीं मेंटेन मैंने किया कि नहीं किया, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका सीक्रेट सिर्फ एक ही है कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप अपना काम अच्छा करेंगे, अपना रोल अच्छा करेंगे। अब ऐसी कुछ एक दो फिल्में मेरी ऐसी भी हैं जिनमें मेरी सिर्फ 1 या 2 सीन है। आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एक फिल्म मेरी लास्ट ईयर आई थी, उरी। उरी जो फिल्म आई थी ना, हाँ जी। आ, तो उसमें मेरा सिर्फ एक सीन है, सिर्फ एक सीन है, और वो भी एक पाकिस्तानी एक आदमी है, लेकिन है वो इंडिया का स्पाई। तो सिर्फ एक सीन है, लोगों को बहुत अच्छा लगा, याद रहा, लोगों ने बहुत सराहा उसको, और डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगा। तो ये एक सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं कि वो एक सीन है, तो अगर एक सीन है तो मैं कम उसमें काम करूं, या मैं दिल से काम ना करूं, या ये उसमें थोड़ी एफर्ट में कम लगाऊं, मेहनत कम करूं। तो ये बात ये होती है कि आप कितना भी कैसा भी रोल हो, अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रंग तो निकलता ही है। बाकी हमारे सवालों का सिलसिला खत्म हुआ, आपसे ये सवाल थे, आप अपने फैंस को कुछ बोलना चाहें, या अपने फैंस के बारे में कुछ बोलना चाहें? देखिए, मैं फैंस को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे फैंस हैं या मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, तो करते रहिए। और मैं भी ये कोशिश करता हूँ, करता भी रहूंगा कि मैं अपनी तरफ से अपना जितना मुझे आता है अपना जी जान लगा के काम करूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये थोड़ा मुश्किल वक्त है हमारे देश के ऊपर, इसमें थोड़ा सा हम जरा मिल के गुजर लें तो अच्छा है। वरना ऐसा ना हो कि हमारी हालत आज अमेरिका जैसी हो जाए, जहां पर 3 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं कोरोना के, या चाइना जैसी हो जाए, या जैसी हो और जाए। इटली जैसी हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा संयम से काम लें, थोड़ा संयम से काम लें इस वक्त जो हम ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि हम बाय एंड लार्ज एज अ कंट्री, आई थिंक एज अ होल कंट्री एज अ होल वी आर बिहेविंग क्वाइट वेल, and we are trying to deal with this problem quite well, and in a very collective way. तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ा सा और इसको हम संयम से काम ले लें, तो ताकि हम फिर काम करेंगे ना, अगर काम आगे करना है तो इस दौर को थोड़ा सा जरा संभल के निकलना पड़ेगा यहाँ से। सर थैंक यू, आप आए। हमारे चैट रूम शो आपको कैसा लगा, कुछ वो बताना चाहें? नहीं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एंड जैसे आपको पता है कि पहले आपने पूछा तो मैंने आपको मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया, आपने अच्छा किया जो मुझे 2-3 बार फोन किया, और मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि ये इन दिनों में खासकर एक और तरीका है अपने फैंस के साथ कनेक्ट होने, जब और कोई हाँ काम जी। सामने नहीं आ रहा है, तो ये एक और जरिया है कि आप फैंस के साथ कनेक्टेड रहें। हाँ जी।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस शेयर करके। हमें बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला कि हम अपने काम के प्रति अगर वफादार हैं तो हम सक्सेस होंगे ही होंगे। तो बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली। सर आपसे बात करके, तो थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपने देखा राकेश सर ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। आज हमारे साथ थे, लाइव थे, रूबरू थे, हमारे को अपनी जिंदगी के बारे में बताया, हमारे को एक्सपीरियंस के बारे में बताया। और आप चाहते हैं कि अगर आप रेगुलर ऐसे औरों को भी देखते रहे तो आप हमारा यूनिबॉक्स प्रोडक्शन को फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो कीजिए हम लोगों को, ताकि आप हमारे डेली एक नए गेस्ट से मिल सके। कल जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो लीजा मलिक मैम है। लीजा मलिक मैम को आप हर कोई जानता होगा, मूवीज कर चुके सिंगर हैं और काफी वर्क ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में कर चुके हैं। कल हम उनसे रूबरू होंगे, उनकी जिंदगी के से रूबरू होंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप कल फिर हमें मिलेंगे इसी समय 8 बजे, द चैट रूम शो, यूनिबॉक्स प्रोडक्शन। तो आप यूनिबॉक्स प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया हुआ तो आप फॉलो कीजिए। और हम आपको फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ